अंजलि अपनी मां की मृत्यु का समाचार पाकर हिंदुस्तान लौटी। वह तो भारत को लगभग भूल ही चुकी थी और पिछले कई वर्षों से न्यूयॉर्क में रह रही थी। उसने वहीं की नागरिकता ले ली थी। पिता के ना रहने पर करीब 12 वर्ष पूर्व सन 2012 में अंजलि भारत आई थी। यह तो अच्छा हुआ कि छोटी बहन सृष्टि ने उसे तत्काल मोबाइल पर मां के ना रहने का समाचार दे दिया था। इससे उसे अगली ही फ्लाइट का टिकट मिल गया और वह अपने सुपर बॉस की मेज पर 15 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन रखकर तत्काल फ्लाइट पकड़ने निकल गई। मां का अंतिम संस्कार उसी की वजह से रुका हुआ था। सख्त जाड़े के दिन थे। घाट पर अंजलि, सृष्टि और उसके पति तथा परिवार के अन्य दूर पास के नाते रिश्तेदार भी पहुंच गए थे। यद्यपि घाट पर छोटे चाचा और मौसी का बड़ा लड़का भी मौजूद था, लेकिन का समाधान घाट के पंडितों द्वारा ढूंढा जा रहा था कि दोनों बहनों में से किसके पास मां को मुखाग्नि देने का अधिकार अधिक सुरक्षित है। तभी सृष्टि ने प्रस्तावित किया, पंडित जी, मां को मुखाग्नि देने का काम बड़ी बेटी होने के कारण अंजलि दीदी करेगी। उन्होंने ही हमेशा मां के बड़े बेटे होने का फर्ज निभाया है। काफी देर बहस होती रही। आखिर में बड़ी जद्दोजहद के बाद यह निर्णय हुआ कि यह कार्य अंजलि के हाथों ही संपन्न करवाया जाए। हमेशा जीन्स टॉप पहनने वाली अंजलि आज घाट पर पता नहीं कहां से मां की साड़ी पहनकर आई थी और एकदम मां जैसी ही लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मां से हमेशा खफा खफा रहने वाली अंजलि के मन पर मां के चले जाने का कुछ तो असर हुआ है। अगले 3-4 दिन बड़ी व्यस्तता में बीते। मां की मृत्यु के बाद के सभी संस्कार विधि विधान से संपन्न किए गए। पंडितों के अनुसार बरसी का हवन यज्ञ आदि 10 दिन में पहले करना संभव नहीं होगा। अंजलि के वापस जाने से 2 दिन पूर्व की तिथि नियत की गई। अगले दिन सृष्टि ने घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी संभाल ली। अंजलि ने पहले ही कह दिया, तुम मां की लाडली बिटिया थी, इसीलिए मां का यह घर, सामान, जमीन जायदाद व धन संपत्ति अब तू ही संभाल। ना ही मेरे पास इतनी फुर्सत है और ना ही मुझे इसकी जरूरत। और सुन, अब मैं इंडिया नहीं आ सकूंगी, इसीलिए अपने पति अर्णव से पूछकर अगर कहीं मेरे हस्ताक्षर की जरूरत हो तो अभी करा ले। आखिर तू ही तो मां की असली वारिस है। मैं तो वर्षों पहले यहां से विदेश चली गई और वहीं की होकर रह गई। तूने ही मां और पापा की देखभाल की है, उन्हें संभाला है, समझी कि नहीं? सृष्टि की बच्ची अंजलि दीदी के मुंह से काफी दिनों बाद सृष्टि की बच्ची सुनकर सृष्टि को बड़ा अच्छा लगा, जैसे बचपन के कुछ क्षण फिर से वापस आने को आतुर हो। घर की साफ सफाई के बाद मां का सामान ठीक करने का नंबर आया। उनके कपड़े बड़े सलीके से उनके वार्डरोब में हैंगर पर लटके हुए थे। साड़ियां, ब्लाउज और पेटीकोट का सेट बनाकर पॉलीथिन में पैक करके रखे हुए थे। मां ऐसी ही थी। हर चीज उन्हें कायदे से रखने की आदत या कहो मेनिया थी, और वे यह चाहती थीं कि उनकी बेटियां भी अपना घर उसी तरह सजा सवरा व सुव्यवस्थित रखें। बचपन में अगर नहाने के बाद तौलिया 1 मिनट के लिए सही जगह फैलाने से रह जाता तो समझो हम लोगों की सामत आ जाती थी। पापा थोड़े लापरवाह किस्म के इंसान थे और अंजलि दीदी भी उन पर ही गई थी, इसीलिए वे दोनों अक्सर मां की डांट खाते रहते थे। आखिर में मां की बुकशेल्फ ठीक करने का नंबर आया। मां की रुचि साहित्यिक थी और जहां कहीं भी कोई अच्छी किताब नजर आ जाती वे उसे खरीदने में तनिक भी देर नहीं लगाती। इस प्रकार धीरे धीरे मां के पास दुर्लभ साहित्य का खजाना एकत्र हो गया था। बुकशेल्फ झाड़ पोंछ कर किताबों को लगाते लगाते सृष्टि को किताबों के पीछे एक काले रंग की डायरी दिखाई दी, जिस पर लिखा था, सिर्फ प्रिय अंजलि के लिए। सृष्टि कुछ देर उस डायरी को उलट पुलट कर देखती रही। डायरी इस तरह से सील थी कि उसे खोलना आसान नहीं था। सृष्टि ने डायरी झाड़ पोंछ कर अंजलि दीदी को पकड़ा दी। अंजलि सोफे पर बैठी थी। उसने उचक कर पूछा, क्या हुआ है? मां तेरे लिए एक डायरी छोड़कर गई है, रख ले, सृष्टि ने कहा। अंजलि थोड़ी देर उस डायरी को उलट पुलट कर देखती रही, फिर उसने उसे वैसा ही रख दिया। उसे चाय की तलब लगी थी। उसने सृष्टि से चाय पीने के लिए पूछा तो सृष्टि चाय बनाने किचन में चली गई। अंजलि सोचने लगी कि मां ने पता नहीं डायरी में क्या लिखा होगा। मां को तो जो कुछ लिखना था सृष्टि को लिखना चाहिए था। आखिर वह उसकी ब्लू आइड बेटी जो थी। अंजलि सोचने लगी, मां तो वैसे भी सृष्टि को ही चाहती थी। मुझे तो हमेशा अपने से दूर ही रखा। पता नहीं मैं उनकी सगी बेटी हूं भी या नहीं। फिर सोचने लगी कि चलो, अब तो मां ही चली गई, अब उनसे क्या सिकवा शिकायत करना। उसे आज तक, बल्कि अभी तक समझ में नहीं आया कि मां सबसे तो अच्छी तरह बोलती बतियाती थी,
पर उसके साथ हमेशा कठोर क्यों बन जाती थी। अंजलि शुरू से पढ़ने में बड़ी तेज थी और अपनी क्लास में हमेशा टॉप करती, जबकि सृष्टि औसत दर्जे की स्टूडेंट थी। माँ सृष्टि को रोज जबरदस्ती पढ़ाने बैठती और उस पर मेहनत करती, तब जाकर वह किसी तरह क्लास में पास होती। उधर अंजलि ने अपने स्कूल कॉलेज में मार्क्स लाने के कितने ही कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए और ऐसे नए मानक गढ़ दिए जिनका टूटना असंभव सा था। स्कूल कॉलेज में अंजलि प्रिंसिपल व टीचर के प्यार से ज्यादा इज्जत की हकदार बन बैठी थी। उसके क्लासमेट उसकी ज्ञान की वजह से उससे एक तरह से डरते थे और एक दूरी बनाकर ही रखते थे, और इन्हीं कारणों से उसकी कोई अच्छी सहेली भी नहीं बन सकी। माँ ने तो वैसे भी उसे तीसरी क्लास से ही हॉस्टल में डाल दिया था। कई बार रोने के बाद भी उनका दिल नहीं पसीजा। खैर, पापा हर शनिवार की शाम को उसे घर ले जाने के लिए आ जाते और सोमवार की सुबह उसे स्कूल छोड़ जाते। अंजलि के लिए वह एक दिन बड़ा सुकून भरा होता। दिन भर वह अपने पापा के साथ मस्ती करती। माँ कई बार पूछती कि कोर्स की कोई कॉपी किताब लाई है कि नहीं, और वह इन प्रश्नों से बचने के लिए पापा के पीछे दुबक जाती। उसके 8वीं पास करने के साथ ही पापा का ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया, इसीलिए सप्ताह में एक दिन घर लाने का चक्कर भी खत्म हो गया। इस शहर से जाने के बाद भी पापा हर महीने एक बार छुट्टी वाले दिन जरूर मिलने आते और कभी कभार मम्मी भी साथ में आती। माँ आते ही उसके हालचाल जानने से पहले ही पढ़ाई के बारे में पूछने बैठ जाती। इसीलिए पापा का अकेले आना उसे हमेशा बड़ा भाता था। वह जो भी फरमाइश करती, पापा तुरंत पूरी करते। तरह तरह की ड्रेसेस दिलाते, लंच और डिनर बाहर ही होता। वह उसकी मनपसंद आइसक्रीम दिन में कई बार खाने को मिलती। इस तरह धीरे धीरे अंजलि अपनी माँ से दूर होने लगी और अक्सर एक रटा रटाया मुहावरा उसके मुंह पर आने लगा। माँ तो बस सृष्टि की ही माँ है। सारा प्यार माँ ने उसके लिए ही रख छोड़ा है। मुझसे तो वे प्यार ही नहीं करती। इंटर तक अंजलि उसी कॉलेज में पढ़ती रही और उसने हाई स्कूल ऑफ इंटरमीडिएट में पूरे प्रदेश में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित कर दिया। उस कॉलेज की प्रिंसिपल ने तो फेयरवेल पार्टी वाली स्पीच में यहाँ तक कह दिया कि इस लड़की अंजलि का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में होने से कोई नहीं रोक सकता, और इस कॉलेज को उस पर बहुत गर्व है। छोटे से शहर लखनऊ के उस छोटे कॉलेज से निकलकर अंजलि को लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली में दाखिला हाथों हाथ मिल गया। साथ ही माँ ने उसे आईएएस के एंट्रेंस की कोचिंग भी ज्वाइन करा दी। फिर तो अंजलि अपनी पढ़ाई की भाग दौड़ में इस तरह मसरूफ हो गई कि उसे माँ के पास रहने और उनका प्यार दुलार पाने का मौका ही नहीं मिला, जिसके लिए वह हमेशा तरसती रही थी। पता नहीं कैसे एक दिन अचानक अंजलि को लगने लगा कि वह तो एकदम मशीन बनती जा रही है, और इसके लिए अब उसका मन कतई तैयार नहीं था। रह रहकर उसे अपने बचपन के वे दिन याद आ रहे थे जब वह माँ बाप के प्यार से वंचित रही। धीरे धीरे उसमें विद्रोह के स्वर उठने लगे। सबसे पहले उसने कॉलेज में टॉप करने के लक्ष्य को ढीला छोड़ना शुरू कर दिया। उसके मन में एकाएक ख्याल आया कि अगर वह दूसरे स्थान पर आ जाती है तो किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। इसके बाद उसने आईएएस कोचिंग में भी डील देनी शुरू कर दी। इन बातों से अंजलि की एक अजीब सी जिद हो गई। इस कारण वह क्लास में पहले द्वितीय और फिर तृतीय स्थान पर आ गई, जिससे उसके सभी साथी आश्चर्यचकित रह गए। इसी तरह आईएएस कोचिंग के साप्ताहिक टेस्टों में उसके नंबर कम आने शुरू हो गए। जैसे ही माँ को इसका पता चला, वे दिल्ली पहुंच गई और उसे लगातार डांटने लगी। अंजलि को यह देखकर बड़ा सदमा लगा कि सृष्टि को हर साल नंबर कम आने पर प्यार से समझाने वाली माँ आज कहाँ खो गई है। माँ तो डांट कर चली गई, पर अंजलि के मन में एक विद्रोह की चिंगारी को अनजाने में और भड़का गई। अंजलि सोचती रही कि माँ अगर प्यार के दो बोल बोलकर समझा देती तो कौन सा आसमान छूना उसके लिए असंभव था। इसी बीच एक और बात हो गई। माँ की खास सहेली मालती का लड़का और उसका बालपन का सखा नील भी दिल्ली आ गया। एक दिन नील से उसकी मुलाकात एक मॉल में हो गई। दोनों ने वहां कॉफी पी और एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया। फिर तो आपस में बातों का सिलसिला ऐसा चला कि बचपन की दोस्ती प्यार में कब बदल गई, पता ही नहीं चला। नील ने अपनी माँ से जब इस बारे में बात की तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगला अवसर मिलते ही नील की माँ मालती आंटी माँ के पास पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने माँ को बताया कि नील व अंजलि आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, माँ का चेहरा उतर गया। जब उन्हें पता चला कि नील ने इंजीनियरिंग की है और वह जॉब पाने के लिए प्लेसमेंट फॉर्म भर रहा है, तो माँ ने इस शादी के लिए यह कहकर इनकार कर दिया
कि अंजलि को तो अभी आईएएस बनना है। एक इंजीनियर ऑफ आईएएस में शादी कैसे हो सकती है? जैसे ही अंजलि को इस बात का पता चला, विद्रोह की वह छोटी सी चिंगारी एकदम ज्वाला बन गई। परिणाम स्वरूप उसने प्रतियोगिता परीक्षा का एक पेपर ही छोड़ दिया। माँ को जब इसका पता चला तो वे बहुत चीखी चिल्लाई। कितनी ही बार पूछने पर भी कि उसने ऐसा क्यों किया, अंजलि खामोश बनी रही। कुछ असर ना होता देख माँ अंजलि को समझाने बैठ गई। काफी देर बाद अंजलि ने जो पहला वाक्य कहा, वह यह था कि वे उसे नील से विवाह करने देंगी या नहीं, अन्यथा दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब तो माँ रोने बैठ गई, परंतु इन बातों का अंजलि पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिन रुककर वह दिल्ली लौट गई और उसने पत्रकारिता के कोर्स में प्रवेश ले लिया। धीरे धीरे अंजलि ने घर आना भी कम कर दिया। इधर नील को मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब मिल गई और उधर अंजलि को दूरदर्शन के न्यूज चैनल में काम मिल गया। माँ ने लाख समझाया, पर अंजलि ने भी जिद पकड़ ली और इसके बाद फिर आईएएस की प्रतियोगिता में बैठी ही नहीं। बाद में नील और अंजलि ने विवाह कर लिया, जिसमें माँ शामिल तो हुई, पर बड़े ही बेमन से। इसके कुछ सालों बाद सन 2018 में अंजलि नील के साथ न्यूयॉर्क चली गई और वहीं की नागरिकता ले ली। दीदी, चाय बना रही हूँ, पियोगी? सृष्टि की आवाज सुनकर अंजलि वापस वर्तमान में लौट आई। उसे लगा कि बचपन की कड़वाहट फिर से मुंह को कसैला कर गई। कई बार अंजलि मन को समझा चुकी है कि माँ के जाने के बाद उसे अब सब कुछ भूल जाना चाहिए, परंतु वह क्या करे। मन के बेलगाम घोड़े अब भी उसी जानी पहचानी वह अनचाही राह पर निकल पड़ते हैं। माँ की बरसी के बाद अंजलि ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। सृष्टि के बहुत कहने के बाद उसने माँ के कपड़ों में से एक दो साड़ियां रख लीं और माँ की एक दो छोटी बड़ी तस्वीरें। आखिर निश्चित तिथि पर अंजलि चली गई। यद्यपि उसने लाख मना किया, पर सृष्टि और उसका पति अर्णव उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। उसका छोटा बच्चा अंजलि मौसी की गोद में ही बैठा रहा और लगातार उससे पूछता रहा, मौसी, आप फिर कब आओगी? अंजलि उस नन्हे से बच्चे से फिर से आने का वादा करके सिक्योरिटी चेक से अंदर चली गई। उसे लगा कि जितना वह इन बंधनों को भूलना चाहती है, एक नया मोह पास उसे बांधने को तैयार खड़ा मिलता है। वेब चॉइस से उसे प्लेन में अच्छी सीट मिल गई और वह सामान रखकर सोने के लिए पसर गई। एक दो घंटे की गहरी नींद के बाद अंजलि की आंख खुल गई। पहले सीट के सामने वाली टीवी स्क्रीन पर मन बहलाने की कोशिश करती रही। फिर बैग से च्युइंगम निकालने के लिए हाथ डाला तो हाथ में माँ की वह डायरी भी निकल आई। मन में आया कि देखूं, आखिर माँ मुझसे कहना क्या चाहती थी, जो उन्हें इस डायरी को लिखना पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने उस पर लगी सील को खोल डाला और समय काटने के लिए पन्ने पलटने शुरू किए। एक बार पढ़ने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो अंत तक रुका ही नहीं। पहले पेज पर लिखा था, सिर्फ अपनी प्रिय अंजलि के लिए। दूसरे पन्ने पर मोती के जैसे दाने बिखरे पड़े थे। लिखा था, मेरी प्रिय छोटी सी लाडो बिटिया, मेरी जान, मेरी अंजू, जब तुम ये डायरी पढ़ रही होगी, मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी। इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ, जिसकी तुम जानने की हकदार हो। मैं अपने मन पर कोई बोझ लेकर जाना नहीं चाहती, और तुम मेरी बात समझने तो क्या, सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। इसीलिए जाते जाते अपनी वसीयत के तौर पर यह डायरी देकर जा रही हूँ, क्योंकि तुम हमारी पहली संतान हो। तुम जैसी नन्ही सी परी पाकर मैं और तुम्हारे पापा निहाल हो उठे थे। धीरे धीरे मैं तुम में अपना बचपन तलाशने लगी। छोटी होने के नाते मैं जिस प्यार व चीजों से महरूम रही, वे खिलौने, वे गेम, मैं ढूंढ ढूंढ कर तेरे लिए लाती थी। जब तुम्हारे पापा कहते, तुम भी बच्चे के साथ बच्चा बन जाती हो, सुनकर ऐसा लगता कि मेरा अपना बचपन फिर से जी उठा। धीरे धीरे मैं तुम में अपना रूप देखने लगी और तुम्हारे साथ अपना बचपन जीने लगी। जो कुछ भी मैं बचपन में नहीं हासिल कर पाई थी, अब तलाश करने की कोशिश करने लगी। समय के साथ तुम बड़ी होने लगी और मेरी फिर से अपना बचपन सुधारने की ख्वाहिश बढ़ने लगी। तुम पढ़ने में बहुत तेज थी। प्रकृति ने तुम्हें विलक्षण बुद्धि से नवाजा था। तुम हमेशा क्लास में प्रथम आती और मुझे लगता कि मैं प्रथम आई हूँ। यहाँ तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर थी, पर तुम्हें यह बताती रही कि मैं भी हमेशा तुम्हारी तरह कक्षा में प्रथम आती थी। इसीलिए मेरे मन में एक ग्रंथि बैठ गई थी कि मैं तुम्हारे द्वारा अपनी उस कमी को पूरा करूंगी। समय के साथ मेरी यह चाहत सनक बनती चली गई और मैं तुम पर पढ़ाई के लिए अधिक से अधिक जोर डालने लगी। जब मुझे लगा कि घर पर तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी,
तो मैंने तुम्हारे पापा के लाख समझाने को दरकिनार कर छोटी सी उम्र में ही तुम्हें हॉस्टल में डाल दिया। इस तरह मैंने तुम्हारा बचपन छीन लिया और तुम भी धीरे धीरे मशीन बनती चली गई। दूसरी तरफ सृष्टि पढ़ने में कमजोर थी और मैं उसे खुद लेकर पढ़ाने बैठने लगी। जरा सी डांट पर रो देने वाली सृष्टि हमारे प्यार दुलार का ज्यादा से ज्यादा हकदार बनती चली गई और मुझे पता ही नहीं चला। और तो और, मुझे पता नहीं चला कि कब तुम्हारे हिस्से का प्यार भी सृष्टि के हिस्से में जाने लगा। तुम्हारे लिए अपना प्यार जताने का हमारा तरीका थोड़ा अलग था। मैं सबके सामने तुम्हारी तारीफों के कसीदे पढ़कर उस पर गर्व करने को ही प्यार देना समझती रही। पर सच जानो, अंजू, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करती थी जितना कि सृष्टि को करती थी। पर क्या करूं, यह कभी बताने या दिखाने का मौका ही नहीं मिल सका। या हो सकता है कि मेरा प्यार दिखाने या जताने का तरीका गलत था। जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, तुम्हारे मन में धीरे धीरे विद्रोह के स्वर उभरने लगे। मैं तुम्हें आईएएस बनाना चाहती थी, जिससे अपनी हनक अपने जान पहचान नाते रिश्तेदारों व दोस्तों पर डाल सकूं। पर तुमने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और प्रतियोगिता के कुछ प्रश्न जानबूझकर छोड़ दिए। तुम्हारी या कहो मेरी सफलता में कोई बाधा ना आए, इसीलिए मैंने तुम्हें किसी लड़के से प्यार मोहब्बत की इजाजत भी नहीं दी थी। पर तुमने उसमें भी सेंध लगा दी और विद्रोह के स्वर तेज कर दिए और नील से चुपचाप विवाह कर लिया। तुम तो विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, इसीलिए एक मल्टीनेशनल कंपनी ने तुम्हें हाथों हाथ ले लिया। पर तुमने अपनी माँ के एक बड़े सपने को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद तो तेरी माँ ने सपना देखना ही बंद कर दिया। उसके साथ मैंने तुम्हारे पति को भी स्वीकार कर लिया और सब कुछ भूलकर तुम्हारे कम मिले प्यार की भरपाई करने में जुट गई। पर अब तुम इसके लिए तैयार नहीं थी। तुम्हारे मन में पड़ी गांठ, जिसे मैं खोलने या कम से कम ढीला करने की कोशिश कर रही थी, उसे तूने पत्थर सा कठोर बना दिया था। हाँ, अपने पापा के साथ तुम्हारा व्यवहार सदैव मीठा स्नेहपूर्ण बचपन जैसा ही बना रहा। तुम्हारी यह बेरुखी या अनजानेपन वाला व्यवहार मेरे लिए सजा बनता गया, जिसे लगता है मैं अपने मरने के बाद साथ लेकर जाऊंगी। पर अंजू, कभी तूने सोचा कि मैं भी तो एक माँ हूं और हर माँ की तरह मेरा दिल भी अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसता होगा। तुम और सृष्टि दोनों मेरी बुझाऊ की तरह हो और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने अपने दाएं हाथ अपनी सृष्टि पर ज्यादा भरोसा कर लिया। हर माँ की तरह मेरे मन में भी कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे, जिन्हें मैंने तुम्हारी आंखों से देखने की कोशिश की। अगर इसके लिए मैं गुनहगार हूं, तो मैं अपना गुनाह स्वीकार करती हूँ। पर अफसोस, तूने तो बिना कुछ मेरी सफाई सुने मेरे लिए सजा भी मुकर्रर कर दी और उसकी मियाद भी मेरे मरने तक सीमित कर दी। मैंने यह डायरी सास से तुम्हें लिखी है कि शायद आज तुम मेरी बात को समझ सको और अपनी माँ को अब माफ कर सको। अंत में ढेर सारे आशीर्वाद व उस स्नेह के साथ जो मैं तुम्हें जीते जी नहीं दे सकी। तेरी माँ। डायरी का आखिरी पन्ना पलटकर अंजलि ने उसे बंद कर दिया। कभी ना रोने वाली अंजलि का चेहरा आंसुओं से तरबतर होता चला गया और इतने दिनों की वह जिद, वह गांठ भी साथ में घुलने लगी। पर आज उसने भी उन आंसुओं को ना पोंछा और ना ही रोका। उसे लगा सर्दी बढ़ गई है और उसने कंबल को सिर तक ढक लिया। वह ऐसे सो गई जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में इत्मीनान से सो जाता है। आज अंजू माँ को भी लगा कि माँ कहीं गई नहीं है और पूरी शिद्दत से आज भी उसके पास है। माँ की गोद में सोई अंजलि की आंखों से आंसू मोती बनकर बह रहे थे। तभी उसे लगा, माँ ने उसके आंसू पोंछकर कहा, अब क्यों रोती है मेरी लाडो? अब तो तेरी माँ हमेशा तेरे पास है। और अंजलि करवट बदलकर फिर गहरी नींद में चली गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।